ओके, हमारा टेस्ट अबाउट द टॉलरेंस एंड द ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अगेंस्ट एन इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज टॉलरेंस। यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या एंटीजन जो कि इम्यूनोजेनिक यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स ना आना, उसके रिस्पॉन्स का लॉस हो जाना, उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। Which of the following option is the mechanism of induction of immune tolerance? Mechanism of induction of immune tolerance. तो हमारे पास ये सारे के सारे जो से है ना, यानी कि कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से टॉलरेंस आ रही होती है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज को रोका जा रहा होता है। तो वो है हमारे पास सेंट्रल एनर्जी, पेरिफेरल एनर्जी या कोलोनल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है ना, वो सारी क्या है कि हमारा जो सा है सेल, वो किस वाले फॉर्म में जा रहा है, वो जा रहा है नो रिस्पॉन्सिवनेस की स्टेट में जा रहा है। इधर वो थाइमस या बोन मैरो के अंदर चला गया, या फिर वो पेरिफेरी में किसी जगह पे चला गया है, या फिर उसके क्लोन्स हैं वो चले गए। यानी कि किसी भी फॉर्म में जब वो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की फॉर्म में चला गया या एनर्जी की फॉर्म में चला गया, तो वो टॉलरेंस की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। The central tolerance occurs in the thymus and bone marrow. Which of the following statements is true regarding central tolerance? अब बात कर रहा है कि टॉलरेंस के हवाले से क्या चीज जैसे है हमारे पास ट्रू है। द ऑप्शन, द पॉजिटिव सिलेक्शन अकर्स इन द कॉर्टेक्स, ये हम लोगों को पता है, बिफोर मैच्योरिंग एंड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ठीक है, जब हमारे सेल फुली उनसे मेच्योर हो जाते हैं उससे पहले ही, और जब वो सर्कुलेशन में एंटर हुए उससे पहले ही क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाती है। ये हम लोगों को पता है। इसके अलावा नेगेटिव सिलेक्शन अकर्ड इज मेडुल्ला कॉर्टेक्स में हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन हो रही है, नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है मेडुल्ला, ये भी ट्रू है। नेगेटिव सिलेक्शन रिमूव सेल दैट हैव इम्यूनिटी फॉर द सेल्फ एंटीजन। ऑब्वियसली नेगेटिव सिलेक्शन होती है, ये है कि वो सेल जो कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं उनको डिलीट कर देना, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर इसमें बिल्कुल ठीक है। आफ्टर एग्जिटिंग द थाइमस, थाइमस में से निकलने के बाद मेच्योर टी सेल आर सब्जेक्टेड टू सेकेंडरी सिलेक्शन where the majority of cell reactive T cell are deleted or rendered energy। यानी कि क्या है, अब पेरिफ्री में जब अगर टॉलरेंस का प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पेरिफेरल एनर्जी, या हम उसको दूसरे वर्ड्स में कहेंगे पेरिफेरल टॉलरेंस। The autoimmune thyroid disorder with a presence of anti-TSH receptor antibody is suggestive of। अब क्या है इसमें बेसिकली कीवर्ड ये है कि एंटी टीएसएच रिसेप्टर, यानी कि जो हमारा थायराइड है ना उसके रिसेप्टर जो है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, और वो हमारे पास किस डिजीज में बनती है, वो हमारे पास बनती है ग्रेव डिजीज में। इसके अलावा हम लोगों ने थायराइड की एक और डिजीज पढ़ी थी, हैशीमोटोस, और हैशीमोटोस में क्या था, हमारा जो सा है थायराइड का पेरोक्सीडेज एंजाइम था। इसके अलावा थायरोग्लोबुलिन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। इसमें क्या है, जो रिसेप्टर्स हैं थायराइड के उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं इसमें ग्रेव डिजीज में, और ये स्टिमुलेटरी होती है इन नेचर में। द एंटीबॉडी जनरेटेड अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर इन द गैस्ट्रिक टिश्यू लीड्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया की तरफ लेके जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, वो ये हमारे प्रेटर सेल जो स्टमक के होते हैं वो बना रहे होते हैं। और अगर ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं तो क्या होगा, विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और उसकी डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया की तरफ ले जाएगी। द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विद एन एलिवेटेड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, अभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि थायरोग्लोबुलिन जैसे है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, या फिर जो पेरोक्सीडेज है हमारे थायराइड का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी किसमें बनती है, वो बनती है हमारे पास हैशीमोटोस में, और ग्रेव डिजीज में बनती है अगेंस्ट द रिसेप्टर्स ऑफ द थायराइड। द प्रेजेंस ऑफ एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज GAD एंटीबॉडीज इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी विच ऑफ द डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में होता है, जिसमें क्या है बेसिकली हमारा जैसा GAD है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। द फॉलोइंग एंटीबॉडीज नॉट एसोसिएटेड विद SLE एक्सेप्ट। अब SLE क्या है, SLE में हमारे पास जितने भी न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है। तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या है, ANA भी है, उसमें हमारे पास कार्डियोलिपिन भी आता है, उसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA भी आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर जो है ना वो
नन ऑफ दी अबव है, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी यानी कि न्यूक्लियर के कंटेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है कार्डियोलिपिन कार्डियो, तो ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियस का आ गया और ये भी न्यूक्लियस का आ गया, यानी कि सारे के सारे वही हो गए, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। Myasthenia gravis is caused by production of auto antibodies against। Myasthenia gravis हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरी हमारे मसल की डिजीज है, उसमें क्या हो रहा होता है, बेसिकली मसल की वीकनेस हो जाती है, और इसमें बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रही होती है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अब वो रिसेप्टर जहाँ पे एसिटाइलकोलिन यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसने आके बाइंड करना था, वहां पे ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज बाइंड कर दी गई हैं और एसिटाइलकोलिन उस जगह पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी और आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा बेसिकली। बच्चे इसका आंसर नन ऑफ दी अबव है, ये सारे न्यूक्लियर कंटेंट्स होते हैं। Which of the following MHC allele form is protective against ulcerative colitis? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि हमारे पास अब अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उनमें कौन सी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी, कौन से लील होंगे या जीन्स मौजूद होंगे, तो उनको क्या होगा, इसके होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो है HLA-DR4। Which of the following is an or non-organ specific systemic autoimmune disease? ठीक है, नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक यानी कि जो कि सिस्टेमिक डिजीज है, उसमें हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटोसिस। ठीक है, इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है SLE, जिसके नाम से यहाँ पे सिस्टेमिक है, यानी कि बहुत ज्यादा सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही होती है। Which of the following antibodies are of Which of the following antibodies are most of used for the diagnosis of pernicious anemia? तो pernicious anemia में बेसिकली हो क्या होता है कि प्राइटर सेल हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स बना रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग प्राइटर सेल के अगेंस्ट जो सी एंटीबॉडीज हैं उनको देख लेते हैं, एंटी प्राइटर सेल की एंटीबॉडीज को देखेंगे। The disease most frequently seen in association with pernicious anemia is, तो इसमें हमारे पास ऑटोइम्यून हिमोलिटिक डिजीज जो सी है ना वो आ रही होती है। Which of the following is not a mechanism of self tolerance? अब सेल्फ टॉलरेंस में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि यहाँ तो हम सेल जो है ना वो खुद ब खुद ही एक रेगुलेटरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, या नियर बाय सेल जो सा है रेगुलेटरी सेल है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, या फिर उसको सिग्नल टू नहीं दिया जा रहा होता, यानी कि इस तरह के मैकेनिज्म के जरिए से सेल्फ टॉलरेंस आ रही होती है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर है ना वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि डाउन रेगुलेशन ऑफ टी सेल। डाउन रेगुलेशन क्या होगी कि उसमें हमारे टी सेल की रेगुलेशन नहीं हो रही होगी, उनको पर रेगुलेटरी इफेक्ट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि हमारे जो से अगर सेल्फ रिएक्टिव टी सेल है तो उनके ऊपर डाउन रेगुलेशन होगी टी सेल की, यानी कि उनकी रेगुलेटरी जो सा मैकेनिज्म उनके ऊपर चल रहा था वो अब उनको नहीं हो रहा, उनके ऊपर चेक पॉइंट नहीं आ रहा अब, तो क्या होगा कि वो ज्यादा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, वो अपना काम ज्यादा जोर से करना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास टॉलरेंस सेल्फ टॉलरेंस में क्या है, ये मैकेनिज्म कभी भी नहीं आता। Molecular mimicry with human myocardial myosin is responsible for myocarditis following infection with Streptococcus pyogenes। बार बार हम इसको देख चुके हैं। Streptococcus pyogenes की एक एम प्रोटीन होती है, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ने क्या किया होता है, काम किया होता है, तो हमारे जो सा है इसकी मोलिकुलर मिमिक्री होती है विद द मायोकार्डियल की जो सी मायोसिन प्रोटीन है उसके साथ, तो वो जो इम्यून सिस्टम जो कि एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है वो इसके अगेंस्ट भी काम करना शुरू हो जाएंगे। क्रॉस रिएक्टिविटी का फिनोमेना इसमें आ रहा है बेसिकली। पर्सन विद HLA-DRB1A are genetically predisposed to myasthenia gravis।
MS जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं। पर्सन विद HLA-DR2 जिनके अंदर मौजूद होता है, तो उनके पास में क्या है, कौन सी वाली डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंदर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर्सन विद HLA-DR2 आर बच्चों ये एमसीक्यूज 2 दफा रिपीट हो गया है HLA-DR2 वाला, तो यहाँ पे भी आंसर जो है ना SLE आना है। Person with HLA-CW6 are genetically predisposed to psoriasis। CW6 जो सा है जिन लोगों में होता है उनके अंदर सोरियासिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सोरियासिस क्या है, ये हमारे पास इरिथेमेटस डिजीज है जिसके साथ हमारे जो सा है सिल्वरी स्केल्स बने हुए आते हैं।